बॉडी हम अपनी लाइफ को यहाँ पर ठीक से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज हमारे बीच जितने भी लोग हैं, आज आप आज़ादी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये देन केवल बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की है। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक छोटी सी सभा कर रही है। उनका सम्मान हमेशा हम लोगों के लिए रहेगा। आज़ादी से ठीक पहले देश के हालात बहुत बुरे थे, लेकिन आज़ादी में सारे लोगों ने, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी हो, सबने मिलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि आप शिक्षा को सबसे पहले पकड़िए। शिक्षा तुम्हें एक ताकत देती है, हिम्मत देती है, लेकिन हम लोगों ने शिक्षा का मतलब केवल नौकरी सोच लिया है। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है आप समझदार हो गए, आप अच्छा बुरा सोचने लगे, आपको आइडियाज आ गए हैं कि आप किस तरह से किस काम को करके आगे निकल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि नौकरी करने से लोग अमीर या करोड़पति और अरबपति बनते हैं। नहीं, जो शिक्षित हैं और जो शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं, शिक्षित लोगों के, आप अडानी अंबानी देखिए नौकरी करते हैं क्या? उनके पास जो टॉप क्लास एजुकेटेड होते हैं, जो MBA हो, चाहे वो CA हो, उनके साथ काम करते हैं और अपनी मेहनत से उन्हें करोड़पति और अरबपति बनाते हैं। तो शिक्षा का मेन मकसद जो है वो आपका ये होना चाहिए कि हम समाज में एक समझदारी दिखाएं। आप समझदार होंगे तो आप ये वैमनस्य की भावना को खत्म कर देंगे। जब संविधान नहीं था, हर तरह की अड़चनें थी। संविधान बना तो सबसे पहले संविधान सभा का, हालांकि भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी बहुत समस्याएं झेली हैं, उनके सामने भी बहुत सारी दिक्कतें आई। उन्हें भी लोग नहीं चाहते थे। जो हमारे यहाँ का एक तबका था जो समानता का अधिकार नहीं चाहता था, उसने कोशिश की कि इनकी किसी भी बात को लागू ना होने दिया जाए। जब संविधान सभा में शामिल होने के लिए इलेक्शन किया गया तो महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ा था बाबा भीमराव साहब ने, लेकिन उन्हें वहां से हरा दिया गया। नहीं चाहता था कोई भी, कह सकते हैं कि शूद्र कैटेगरी का आदमी। हिंदू समाज को 4 कैटेगरी बांटा गया ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र कैटेगरी का मतलब होता है वो सारे लोग जो अपने आप को पिछड़ा बोलते हैं या दलित बोलते हैं, तो वो शूद्र कैटेगरी नहीं चाहते। वो लोग कि शूद्र कैटेगरी का आदमी संविधान सभा का मेंबर बने, हमारे लिए कानून बनाए, हमारे लिए नियम बनाए। तो वहां लोगों ने हरा दिया था। तो फिर बंगाल के मुसलमानों ने कहा था कि मेरे पास आइए, मैं जिताऊंगा आपको। और फिर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बंगाल में जाकर इलेक्शन लड़ा था और वहां से जीतकर संविधान सभा में शामिल हुए। तो फिर देश की आजादी में या संविधान निर्माण में मुसलमानों का जितना योगदान रहा है शायद ही किसी का रहा हो, लेकिन हमें हाशिए पे डाल दिया गया। हम इस देश में सुकून, अमन, शांति जीना चाहते हैं। कभी आपने सुना है किसी मुसलमान ने नौकरी के लिए कोई मतलब बहुत बड़ा आंदोलन किया हो, पटरियां उखाड़ी हो? कहीं कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं केवल हमें जीने दिया जाए बिना टेंशन के। और हम समझते हैं समाज का हर तबका चाहता है, समाज का हर तबका चाहता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, भविष्य उनका बेहतर रहे, हम लोग सुरक्षित रहें। तो इन सबके लिए हमें संविधान दिया गया है। तो संविधान का सबसे मंत्र जो देने वाले थे वो हमारे बाबा साहब थे। तो आज हमें अगर ताकत मिली है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और रही बात, जैसे हमारी पार्टी के लिए लोग कहते हैं कि देश का हर एक समुदाय, चाहे वो किसी सवर्ण जाति का हो, दलित समुदाय का हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, कोई भी समुदाय हो, हमारे साथ मिलकर देश की तरक्की में भागीदार बनेगा। देश की तरक्की कैसे होगी? जब हम आपस में मिलकर रहेंगे। हम मिलकर रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। और लड़ते रहेंगे, ना अपना विकास करेंगे ना देश का विकास करेंगे, तबाही कर देंगे। यहाँ पर आज वही भाजपा सरकार ने बना रखा है। आज उन्होंने हमारे तुम्हारे बीच में वो वैमनस्य की भावना फैला दी है, जिसे खत्म करना बहुत लंबा टाइम, खत्म हो जाएगी अगर हम सोचेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। रही बात, उनकी नीतियां क्या कहती हैं, हमारी नीतियां क्या कहती हैं? हमारी नीतियां भाईचारे की हैं। हम चाहते हैं कि हम हर तबके को, हर समाज को लेकर चलें, सबके साथ मिलकर इस देश की तरक्की में, इस समाज की एक उत्थान में हिस्सा लें। हम अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, ना कि हम उन्हें एक ऐसा बना दें जो देश की तरक्की में नहीं बल्कि उसकी डिस्ट्रक्शन में हिस्सेदार बनेगा। अब रही बात, इस देश की जो कमान है
वो दोनों आप जानते हैं, चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्हें अपने बच्चों भविष्य की फिक्र ही नहीं, उनके बच्चे ही नहीं, क्या फिक्र लगाएंगे। बट हमें मालूम हमारे बच्चे हैं, अगर हमारा माहौल खराब हो जाएगा मेरे बच्चे जी कैसे पाएंगे। और हम समझते हैं दुनिया में चाहे वो जानवर क्यों ना हो, अपने बच्चों सबको फिक्र होती है और अपने बच्चे बेइंतहा प्यारे होते हैं। तो हमें सोचना है, हमें संविधान के दायरे में सोचना है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का हमें एहसान मानना है कि उन्होंने हमें एक कानून का मतलब ताकत दी है जिससे हम अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर इस समाज को और अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, जो गंदगी समाज में फैल चुकी उसे खत्म कर दें। तो ये सारी बातें हैं और हमारी पार्टी हमेशा वंचितों की बात करती है, शोषितों की बात करती है। आज तक सुना है कभी ओवैसी साहब ने इस तरह का कोई स्पीच दिया, भाषण दिया हो जिसमें संविधान के खिलाफ बात की हो या देश के खिलाफ बात की हो? आज तक उनके ऊपर कोई केस बुक कर दे? हो सकता है हमने दबाव देकर बात की हो, जोर देकर बात की हो, चीख कर बात की हो, लेकिन हम चीखेंगे कब? जब हम पर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। आज हम चाहते हैं कि देश में हर तबके को न्याय मिले, नहीं न्याय मिलता है तब हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो भड़काऊ वाफड़ा नहीं होता है, वो हमारा कहने का अंदाज होता है। आप जब कहीं पर सताए जाते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, तो वही हमारा है। हम हर उस तबके लिए चिल्लाते हैं जो जिसके साथ अन्याय होता है, जिसके साथ जुर्म होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी पार्टी की नीतियां समझ में आएंगी। और क्योंकि हम जय भीम जय बाबा साहब की हम भी नीतियां लेकर चलते हैं, हम भी चाहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के अकॉर्डिंग ही देश चले, उनके अनुसार ही देश चले। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस महफिल में आए। और हम चाहते हैं कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम किया गया था, लेकिन उस समय शायद तैयारियां नहीं हो पाई या फिर कोई अड़चन रही। हम समझते हैं इन चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इसके बाद सारे लोगों को, जो भी हम पदाधिकारी बनाए हैं, जिन्हें जिम्मेदारियां दी हैं, उनका काम क्या है, आपको समाज के हर उस तबके को, हर उस इंसान के पास अपनी बात को पहुंचाना है, अपनी पार्टी की नीतियां पहुंचाना है कि हम भाईचारे न्याय की बात करने आए हैं। हम चाहते हैं आप हमारे साथ मिलकर चलिए, हम देश की तरक्की में, समाज के उत्थान में हिस्सेदार बने, अपने समाज में शिक्षा का प्रसार करें, यहाँ के लोगों में एक देशभक्ति की भावना पैदा करें, मिलजुल कर साथ बढ़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेकर चलना है हमें। और हम चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों को दरकिनार करिए जो हमारे समाज में फैला दी गई हैं, जो एक दूसरे के लिए कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है। तो कन्फ्यूजन को ख़त्म कीजिए और साथ मिलकर आइए। कोई नहीं चाहता, आप चाहते हैं कि हम एक अशांत माहौल में रहें? नहीं चाहते आप। अशांत माहौल ख़त्म कैसे होगा? जब हम शांति पैदा करेंगे। हम लोग चाहेंगे हम शांति से अपने लोगों को, अपने समाज को एक बेहतर, एक अच्छा वातावरण दें। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं या भी जो भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए मेंबर हैं, हम चाहेंगे एक एक करके आप लोग आइए, नाम बोल कर बुलाते हैं, आप लोग आइए और पार्टी की सदस्यता लीजिए और जिम्मेदारियां लीजिए, ताकि आप समाज के बीच जाकर। और हाँ, एक चीज़ और है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग अपनी पार्टी के लिए एक्टिव मेंबर्स बनाइए। वो लोग जो लोग पार्टी की बात को रखना चाहते हैं लोगों के बीच, समझते हैं पार्टी को और पार्टी के साथ खड़े होना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूंगी नसीम जी, आप साजिया जी को हार पहनाएं, क्योंकि हार पहनाएं आप साजिया जी को। ये ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। चलिए, हार पहनाने का हम ही काम। क्या हुआ बेटा? खोलो रोते नहीं है।
जिम्मेदारी दे तभी काम करेंगे। चलो ये लो पानी। जैसे बचपन में हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी, उसमें था कि माँ की दौड़ चौखट तक होती है। और बचपन में देखा होगा आपने, शरारत की होगी तो तुम्हारी माँ दौड़ी होंगी पकड़ने के लिए, चौखट बाहर नहीं निकली होंगी और खिसिया गई होंगी, और बात कर गई तुम्हें देखते अच्छे से। ये सबके साथ गुजरा होगा, ठीक है, मेरे साथ भी गुजरा है, ठीक है। तो आपकी दौड़ चौखट तक है, लेकिन आप चौखट के अंदर जानते क्या होता है? चौखट के बाहर 2 वोट है, चौखट के अंदर 5 वोट होते हैं। वहां पर हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। मेरे लिए आप चौखट के बाहर नहीं आ सकते, हम चौखट के अंदर नहीं जा सकते, बाउंडेशन है ना। तो आप जो है चौखट के अंदर काम कीजिए, अपनी बात को, पार्टी की नीतियों को, अच्छाइयों को आप समझाइए लोगों को। आप उन्हें समझा देंगे तो सबसे अधिक क्रांति आएगी। तो हम ये मानते हैं, एक हमने अपने स्कूल में भाषण दिया था, उसमें एक लाइन थी, कुछ लोग तो नारी जीवन को बेकार समझते हैं पर हम उसको शक्ति का अवतार समझते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और एक शेर है, अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आई गए और वंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। हमें नहीं सोचना है कि दुनिया क्या कहती है, हमें केवल अपने काम को करना है, और जिसने काम किया है वो कामयाब हुआ है। मोहम्मद इमरान हुसैन साहब को मैं चाहती हूँ कि जनाब जी को तोसी करें। बहुत बहुत मुबारकबाद मोहम्मद आरिस खान साहब आपका। तालियों के साथ में जरा इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी की लहर है, मजलिस का कारवा आगे बढ़ने में बहुत अच्छा सफर रहेगा। तौफीक साहब भरपूर पॉलिटिक्स में रहे और उम्मीद करते हैं कि ये वो सितारा है कि जब ये महफिल में आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये कारोबार बहुत आगे जाएगा। और मैं चाहती हूँ मोहम्मद साजिद खान साहब भी आए और जरा हार पहनाए, मोहम्मद हसीन खान साहब का हार पहना के स्वागत करें, दिलपेशी करें। मोहम्मद सलीम खान जरा हसीन साहब की दिलपेशी करें। समापन की तरफ जी जी। मुझे लग रहा है लड़के लपाड़ी मत समझो, छोटे छोटे लड़के लग रहा है आपको जिम्मेदारी दे दी है, यही बड़े होकर बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ किया नहीं है। जो हमारे पीछे 2 साथी हमारे बैठे हैं, हम शायद सबसे पहले जब अपनी जिम्मेदारी लेकर आए थे प्रदेश से, हम भी नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, हमने कभी पॉलिटिकल को हिस्सा नहीं लिया था, सिंपल से एक मास्टर साहब आदमी थे, ठीक है। लेकिन एक जज्बा जागता है अंदर तो बहुत कुछ करने की हिम्मत होती है, तो वही चीज थी। तो ये हमारे साथी बहुत पुराने रहे हैं, सबसे पहले ही साथी हमारे साथ आए थे, तो हम उन सबका बहुत शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने हमारे साथ पहले दिया और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और ये सब सीखेंगे, जानेंगे। जब आपके अंदर जिम्मेदारियां आती हैं तो आप बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप मत समझिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आप केवल राह चलते लोगों को समझाइए कि हमारी पार्टी क्या करना चाहती है, हम देश में कितना काम करना चाहते हैं। आज तक आपने सुना होगा, देखा कि हमारी पार्टी के कोई भी मतलब छुटपुट, बाकी पार्टियों देख लीजिए, उनके सब विवादित बयान होते हैं, वो कभी भी संविधान की बात नहीं करते, संविधान के दायरे में बात नहीं करते। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक तरफा नहीं, दो तरफा कानून चलते हैं। अगर हमारी बात है तो कानून गलत हो जाता है, अगर उनकी बात है तो कानून उनके हिसाब से हो जाता है। तो ये सारी चीजें भेदभाव झेल रहे हैं हम लोग। आज हम बाबा साहब के लिए खड़े हुए यहाँ पर समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद मालूम समानता नहीं है। उस समानता को कायम करने के लिए ही तो हम आपसे बात करने आए हैं। हम चाहते हैं जो समानता बाबा साहब ने दी है, उस समानता को नेचुरली है कह सकते हैं, पूरी यहाँ पर अपोज किया जाए। तो वही चीज है, हम चाहते हैं कि वो समानता यहाँ पर दिखाई पड़े, हम केवल कह ना पाए,
सब कहें समानता है। आप देखा होगा बुलडोजर चलता है, बाबा जी का बुलडोजर चलता है कहाँ पर? जहां पर मुसलमान मिलता है, दलित मिलता है, कोई भी उनकी गैर पार्टी का मिलता है, जो उनकी भाषा बोलता है उसका बुलडोजर नहीं चलता है। कोर्ट आदेश करता है कि आप एक सीओ के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और वहां का सीओ कहता नहीं करें कार्रवाई, कोर्ट की बात नहीं मानता है। इतनी अंधेर हो सकती है नहीं हो सकती ना। तो आप यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि बाबा साहब ने जो हमें समानता का अधिकार दिया है उसे हम लागू कैसे करें। कहने के लिए सब कुछ सही है, आप खुद सोचिए कि हमें वो सुविधाएं मिल रही हैं जो हमें चाहिए, वो हमारे अधिकार जो है वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे मन को खुश किया जा रहा हो, आप दिल से खुश हैं, मन से खुश हैं, लेकिन आप जब बाजार निकलेंगे, बाजार में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो वो आपको नहीं दिखाई पड़ता। तो हमें वो चाहिए, सुनने में खुश होना है। एक छोटी सी कहानी है, एक बादशाह सलामत थे, तो उनके पास एक गाना गाने वाला पहुंचा, उसने गाना गाया, बादशाह का ठीक इसे 2 गांव दे दीजिए। इसके गाने बहुत खुश हुए, दोबारा फिर वो गया, उसने फिर गाना गाया, बादशाह बहुत अच्छा गाना लगा, उन्होंने इसे 5 गांव दे दीजिए। लगातार वो कम से कम पूरी रियासत ले गया। जब उसने कहा ठीक आ जाइए तुम्हें दे देंगे, 1 महीने के बाद जब पहुंचा कि बादशाह सलामत, आपने मुझसे गाना सुनकर एक वादा किया था, आपको हमने 5 गांव दिए थे, हमें उसका कुछ दे दीजिए। उन्होंने क्या चीज, हम तो नहीं कहा था कि आपने कहा था कि तुमने हमारे कानों खुश किया था, हमने तुम्हारे कानों खुश कर दिया, बराबर। तो यहाँ पर तुम्हारे कान खुश किए जा रहे हैं। यकीनन हम स्पेशली हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, सरकारें तुम्हें केवल तुम्हारे कानों खुश कर रही हैं। उन्हें दिखाया, ये बताया जाता है कुछ नहीं, उन्हें बताया जाता है मुसलमान बहुत परेशान, नहीं परेशान है बिल्कुल। आप उनकी मिथ्या पर, उनके झूठ पर मत आइए। यहाँ पर हमने बताया ना, हम नौकरी लेते ही नहीं, मतलब छोटी सी बात हमारी शरीयत में है, क्या कह सकते हैं, मतलब हमारा एक इस्लामिक फैक्ट है कि हम नौकरी में 1% बरकत लेते हैं, हम 99% बरकत लेते हैं किसमें? जो कारोबार करते हैं। एक दुकान होती है परचून की, उसमें आपके पास 200 रुपए रोज आते हैं, तो आप सबसे अमीर आदमी हैं। आपको मालूम कल आएंगे 200 रुपए, महीने की सैलरी आती है 1 लाख रुपए, आपकी मतलब 15 दिन नहीं चलती है, 16वें दिन आप कर्जदार हो जाते हैं। मेरे घर में सैलरी आती है, हम जानते हैं 95,000 पर मंथ आता हमारे भाई का इंडियन आर्मी में, और यकीन मानिए अभी अकाउंट दिखाए हम ही चलाते हैं उसका, मतलब उसका 10% नहीं बचा, क्योंकि हम इतना चेक कर लेते हैं। आप इसलिए ये नहीं करें नौकरी खराब है, नौकरी कीजिए, लेकिन शिक्षा का मेन उद्देश्य जो है वो आपको समझदार बनाना है। वो उन्होंने बताया था, आपको सवाल करना, जैसे आप बताया बहन हमारी, उन्होंने तो वो सवाल कर रहे हैं, सवाल करना सबसे मेन चीज है। आपसे पूछा जाए ट्रैक्टर के पीछे ओके क्यों लिखा होता है, किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि सवाल बहुत कठिन होता है ना। सूरज सुबह निकलता, शाम में डूबता, लाल क्यों होता है, दिन में पीला क्यों है, आग में पानी डालता है, बुझ क्यों जाती है, वजह क्या है? तो हम जब सीखेंगे, इन क्यों का जवाब देना सीख जाएंगे, तो लोग हमसे मुतासिर होंगे, खुश होंगे, मेरे साथ टाइप करेंगे, बिजनेस के लिए कर सकते हैं, कहीं जाने के लिए कर सकते हैं, कारोबार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप ये सोचिए कि हमारी पार्टी जो है तुम्हें यही अधिकार दिलाना चाहती है कि आप अपने सवालों को करना सीख जाइए। आप पूछिए नजर मिलाकर कि आपने ये हमारे लिए वादा किया था, क्यों नहीं करके दिखाया। ये सारी चीजें, और हम इन सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रगुजार आप लोगों के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं आपका कि आप लोग हमारे बीच आए। छोटी महफिल सही, लेकिन सुनने वाले तो हैं, समझने वाले हैं, और आपने समझ लिया तो हमारी कामयाबी हो गई। धन्यवाद।